दिल्ली न्यूज। जो 50 साल पहले की वो काली रात याद है। उस रात हमें पता चला कि देश में जितने बड़े बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, लालकृष्ण अडवाणी, सबको रातों रात गिरफ्तार करके अलग अलग जगह, किसी को अंबाला, किसी को रोहतक, किसी को बेंगलोर, देश भर में भेज दिया गया। रात को हमें पता चला कि सुबह अखबार नहीं आएंगे, क्योंकि अखबारों की बिजली काट दी गई थी, अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरह कुचल दिया गया था। दूरदर्शन था, ऑल इंडिया रेडियो था, वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में था और हमारे पास में और बल्कि देश की जनता के पास खबरें जानने का कोई तरीका नहीं था। बीबीसी से पता चला था कि देश में इमरजेंसी लग गई है और बाद में ऑल इंडिया रेडियो पर मिसेस गांधी ने अनाउंस किया। मैं पकड़ा गया और मुझे पुलिस ने हथकड़ी लगाई और पूरे रास्ते वो हथकड़ी से खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले गए और वहां फिर उन्होंने बहुत पिटाई की। 2 दिन वो बहुत ही ऐसे पेनफुल दिन थे जिनको मैं कभी भूल नहीं सकूंगा कि आप सारे प्रिजनर्स को अब वो एक शिप में बिठाएंगी इंदिरा गांधी और उस शिप को समुद्र में डुबो देंगे। तो इस तरह की चीजें बार बार आती थी तो मन में डर तो था। देखिए, मुझे 50 साल पहले की वो काली रात याद है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हम सब लोग जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का हिस्सा थे और उस रात हमें पता चला कि देश में जितने बड़े बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, लालकृष्ण अडवाणी, सबको रातों रात गिरफ्तार करके अलग अलग जगह, किसी को अंबाला, किसी को रोहतक, किसी को बेंगलोर, देश भर में भेज दिया गया। यूनिवर्सिटी में हमारे लीडर थे अरुण जेटली, वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उनके घर पुलिस पहुंची तो उनके फादर लॉयर थे, उन्होंने किसी तरह पुलिस को उलझाया और अरुण जी को उन्होंने पीछे के दरवाजे से निकाल दिया। और मैं तो 17 साल का था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था। जब अरुण जी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही, उन्हें वापस विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने एक जुलूस निकाला यूनिवर्सिटी में और उसमें हमने नारे लगाए, तानाशाही मुर्दाबाद, हमारे नेताओं को रिहा करो। और फिर यूनिवर्सिटी का जो कॉफ़ी हाउस है उसमें ऊपर जाके, मुझे आज भी याद है, अरुण जी टेबल पर खड़े हो गए, हम सब लोग चारों तरफ खड़े थे और वो भाषण दे रहे थे। और तब हमने देखा कि पुलिस चारों तरफ से धीरे 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 घेरा बनाते हुए हम सबको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो पुलिस स्टेशन जो एसएचओ थे, वो सब लोग के दोस्त थे, उन्होंने धीरे से आके कान में कहा कि तुम लोग निकलो। तो हम लोग एक एक करके निकल गए, लेकिन अरुण जी को जिस साथी के स्कूटर पे बैठ के जाना था वो गायब हो गए। तो अरुण जी को तो पुलिस पकड़ के पहले पुलिस स्टेशन ले गई और बाद में उन्हें अंबाला जेल भेज दिया गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मैं और विजय गोयल दोनों साथ थे स्कूटर पे। रात को हमें पता चला कि सुबह अखबार नहीं आएंगे, क्योंकि अखबारों की बिजली काट दी गई थी, अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरह कुचल दिया गया था। दूरदर्शन था, ऑल इंडिया रेडियो था, वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में था और हमारे पास में और बल्कि देश की जनता के पास खबरें जानने का कोई तरीका नहीं था। ये बीबीसी से पता चला था कि देश में इमरजेंसी लग गई है और बाद में ऑल इंडिया रेडियो पर मिसेस गांधी ने अनाउंस किया। तो 2 दिन तक तो हम लोग भी परेशान थे, कभी किसी की दुकान पर सो जाते थे, कभी किसी के घर में सो जाते थे। हमारे घर में लगातार पुलिस हमें ढूंढ रही थी। फिर सोचा क्या करें। सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को कुछ खबर नहीं पता चल रही थी। तो मैंने और विजय गोयल ने प्लान किया कि हम लोग एक पर्चा निकालेंगे, साइक्लोस्टाइल्ड न्यूज़पेपर जिसको हमने कहा था, उसका नाम हमने रखा मशाल। और उसके ऊपर जो साइक्लोस्टाइलिंग पेपर है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी तो मैं हाथ से उस पर पूरी खबर लिखता था। तो मैं तो कहूँगा कि जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में वो पहला स्टेप था जो ज़बरदस्ती मेरे सिर पे आके पड़ा। और फिर उस अखबार में हम लिखते थे कि सारे लीडर जेल में हैं, किसने भूख हड़ताल के, जो जो खबरें हमको मिलती थी। तो कई दिन तक वो सिलसिला जारी रहा और वो अखबार लेके हम फिर लोगों के घरों में डाल आते थे। वो काफी दिन तक ये सिलसिला हमारा चलता रहा। सर, एक लंबा समय आपका जेल में बीता, उम्र कम थी, कम उम्र में अचानक से, जो कि जुवेनाइल उसमें आते थे, कहीं भी लीगली अला परमिशन नहीं थी कि आपको जेल भेजा जाए। वो जो समय था और जिस ग्रुप के साथ आपको रखा गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? 2 बातें थी। पहली बात तो ये कि जिस दिन मुझे पकड़ा गया,
जिस जगह से हम लोग, एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था, उनकी साइक्लो स्टाइलिंग मशीन पर रात के अंधेरे में वो अखबार निकालते थे, साइक्लो स्टाइल करते थे, वहां पर पुलिस का छापा पड़ा। विजय गोयल तो भाग गए, मैं पकड़ा गया और मुझे पुलिस ने हथकड़ी लगाई और पूरे रास्ते वो हथकड़ी से खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले गए और वहां फिर उन्होंने बहुत पिटाई की और मुझे कुर्सी पे बिठा के मेरे पांव सामने की कुर्सी पर बांध दिए और जो शिन्स हैं जो उनके ऊपर वो डंडे मारते रहे। तो खून भी बहता रहा, लेकिन वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि मदनलाल खुराना कहाँ है, तुमने विजय गोयल को कहाँ भगा दिया, इसके लिए तुम्हें फाइनेंस कहाँ से मिलता है। तो पूरी रात ये सिलसिला चला और फिर उन्होंने, पुलिस वाले ने मुझे ये भी बता दिया कि आपके कोई कानूनी अधिकार नहीं है, हम चाहें तो आपको यहाँ गोली भी मार सकते हैं, हम चाहें तो आपको अभी खत्म कर सकते हैं। तो लेकिन मन में डर नहीं था, क्योंकि साल भर से हम लोग जेपी के आंदोलन में थे, तो बहुत पुलिस की लाठियां भी खाई थी, मार भी खाई थी, पहले भी एक दो बार एक दो दिन के लिए जेल गए थे, तो चिंता नहीं थी। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट ने कुछ सुना नहीं, बस दुख ये था कि बाहर जो 30 हजारी कोर्ट के बाहर जो लोग खड़े थे, उस भीड़ में मेरे फादर खड़े थे और वो आना चाहते थे और वो मेरे पास तक नहीं आ पाए, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और फिर जब मैं तिहाड़ जेल पहुंचा तो चूंकि मैं टीनेजर था, 17 साल उम्र थी, तो उन्होंने मुझे पॉलिटिकल वार्ड में भेजने के बजाय एक टीनेजर्स के वार्ड में भेज दिया, क्रिमिनल्स के साथ। उस वार्ड को कहते थे मुंडा खाना। वहां पर मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या करते। एक सेल थी छोटी सी जिसमें नॉर्मली 4 लोग रह सकते हैं, उसमें उन्होंने करीब 12 लोग बंद थे। तो रात भर, एक तो पहले उन्होंने मुझे पूछा आपको चोट कैसे लगी, तो मैंने बताया कि पुलिस ने मारा। तो उन्हें लगा अच्छा, तो उन्हें कहा कि आप तो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर मैंने पूछा आप लोग यहाँ क्यों हैं, तो एक ने कहा कि मेरा काम है मलकागंज से लेके कमला नगर तक का। मैंने पूछा क्या काम है, जेब काटने का। कोई दूसरा था जिसने बताया मेरा काम है मीटर चुराने का। उस वार्ड का जो इंचार्ज था, उसने संगम सिनेमा पर मर्डर किया था, तो उसको उम्र कैद की सजा हुई थी। उस वार्ड का इंचार्ज था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। उसने मुझे पहचाना और उसने कहा कि मैं आपको पॉलिटिकल वार्ड भिजवा दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ से लड़के पॉलिटिकल वार्ड में जाते हैं काम करने के लिए। करीब 2 दिन के बाद में वो पॉलिटिकल वार्ड में मैसेज पहुंचा और फिर वहां से जो हमारे दोस्त थे वो आए और मैंने देखा कि वो तो अच्छे खासे सफेद कपड़े पहने हुए, कुर्ता पजामा, और वो फिर मुझे ले गए। तो पॉलिटिकल वार्ड लाइक ए प्रिजनर्स कैंप, जिसमें एक डिस्पेंसरी भी थी, जिसमें एक किचन भी थी, जिसमें एक लाइब्रेरी थी और खाना वहीं बनता था और लोग लाइन में बैठ के खाना खाते थे। सबसे पहले मुझे डिस्पेंसरी ले गए, जो घाव थे उस पर दवाई लगाई, पट्टी बांधी। फिर एक उन्होंने मुझे सेल दिया, वहां पर बिस्तर था सोने के लिए, कुछ दवाई दी। और फिर सुबह जब मैं उठा तब मुझे पता चला कि मैं एक पॉलिटिकल वार्ड में आ गया हूँ। सर, ये जो 2 दिन का जो समय था, ये ट्रॉमेटिक, मतलब किस तरह से आपके जहन में, और ये जो दर्द था, ये कितना ज्यादा आपके लिए खतरनाक? 2 दिन वो बहुत ही ऐसे पेनफुल दिन थे जिनको मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। एक तो चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, इलाज का कोई तरीका नहीं था, और उस वार्ड में न तो टॉयलेट था ठीक से, न खाने के लिए कुछ था। ये तो फॉर्चुनेटली उस नंबरदार जिसे कहते हैं, जो इंचार्ज था वार्ड का, जो मर्डरर था, उसने मुझे पहचाना और उसने मुझे थोड़ी बहुत मदद की। वो अपने सेल में खाना पकाता था, वो खाना उसने दिया और वो मुझे बार बार पूछता था कि बीड़ी पिएंगे या सिगरेट पिएंगे या चाय पिएंगे। तो लेकिन वो 2 दिन ऐसा लगता था कि शायद अब जीवन यहीं खत्म हो जाएगा, इसके आगे अंधकार है, कोई रास्ता नहीं है और मुझे इन क्रिमिनल्स के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि पॉलिटिकल वार्ड में कैसा एटमॉस्फेयर होगा। और फिर ये जो क्रिमिनल्स थे, ये तरह तरह की बातें बताते थे। ये कहते थे कि अब आपको यहाँ रहना पड़ेगा, फिर एक दिन हवाई जहाज में बिठा के आपको साइबेरिया के रेगिस्तान में छोड़ देंगे। फिर किसी दिन, दूसरे दिन किसने कहा कि नहीं, मैं पॉलिटिकल वार्ड से खबर लेके आया हूं कि आप सारे प्रिजनर्स को अब वो एक शिप में बिठाएंगी इंदिरा गांधी और उस शिप को समुद्र में डुबो देंगे। तो इस तरह की चीजें बार बार आती थी, तो मन में डर तो था लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सर, और कौन कौन वो लोग थे जो कि जेल में आपके साथ रहे, जिन्होंने समय? अब आरएसएस के बहुत सारे लोग थे, जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग थे, उसमें बीजेपी तो नहीं थी, उसमें जनसंघ थी, उसके लोग थे, और फिर कम्युनिस्ट थे। सभी लोग एक वार्ड में थे। समझिए कि वो जो वार्ड था पॉलिटिकल वार्ड, हमारा वार्ड नंबर 11,
और उसकी दीवार के पीछे दूसरा वार्ड था, वार्ड नंबर 13। 13 नंबर वार्ड में बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। उसमें चौधरी चरण सिंह थे, प्रकाश सिंह बादल थे, राज नारायण थे। और हमारे वार्ड में नॉर्मली जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे। मुझे याद है प्राणनाथ लेखी वहाँ थे, पीएन डोगरा राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल वो वहाँ थे, मदन दास देवी जो आरएसएस के बड़े लीडर थे वो उस वार्ड में थे। तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन फिर उसमें जमात इस्लामी के ही लोग थे, वो अपना नमाज पढ़ते थे। आरएसएस के लोग शाखा लगाते थे, लेकिन खाने पीने का तरीका एक ही था। उसी वार्ड में जो घंटे वाला हलवाई है चांदनी चौक के, वो भी अरेस्ट करके जेल में थे। तो वो किचन के इंचार्ज थे, वो खाना बनवाते थे और सब लोग लाइन में बैठ के खाना खाते थे। उसमें कोई ये नहीं देखता था कि कौन जमात इस्लामी का है और कौन आरएसएस का है, कौन कम्युनिस्ट है और कौन जनसंघ का है। एक तरह का ऐसा। और सब लोग शाम को नारे लगाते। तो मेरी ड्यूटी ये थी नारे लगवाने की। तो वो तानाशाही के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ रात को आधा घंटा नारे लगाते थे। हम जानते थे ये आवाज कहीं बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अपने मन को संतोष था कि हम आवाज लगा रहे हैं और ये आवाज शायद कहीं गूंज करके देश में पहुंचेगी। किसी तरह का सर कम्युनिकेशन हुआ था सरकार से उस वक्त जब आप जेल में थे? लगभग इतने समय तक जेल में आपने समय बिताया? नहीं, कई महीनों तक तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। कोई किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन सरकार के साथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो जेलर थे, जो वहां लोग थे, उनसे कम्युनिकेशन होता था, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं था। ये भी नहीं पता था कि जेल के बाहर क्या हो रहा है। इसीलिए तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की डरावनी खबरें बार बार अंदर आती थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। हमारे घर के लोग कभी कभी जेल में मिलने आते थे। जब वो जेल में मिलने आते थे तो उनसे थोड़ा बहुत बाहर के दुनिया के बारे में पता चलता था, लेकिन वो ज्यादातर घर की बातें, परिवार की बातें यही करते थे। और उस समय जेल से मैं लेटर्स लिखा करता था अपने भाई को, अपने फादर को। तो वो लेटर्स जब मैं बाद में देखता हूं तो मुझे वो देख करके बड़ा वो दिन याद आते हैं कि मैं कैसे कैसी तकलीफ अंदर थी और क्या क्या हम लिखा करते थे उस समय, और घर वालों को क्या फील होता होगा, ये बड़ी बात थी। सर जब जेल से बाहर आए तब आपने क्या आगे का सफर किस तरह से तय किया? जेल से बाहर आए तो वो आजादी का वक्त था। ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने बरसों के बाद एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है, अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। तो मुझे याद है कि सबसे पहले एक मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें चौधरी चरण सिंह ने एक छोटे से ग्रुप के साथ बात की, जिसमें सब पार्टियों के लोग थे, क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो गए थे। और ये तय किया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा की जाए। तो सबने कहा रामलीला मैदान में कोई नहीं आएगा, इतने आप भर नहीं पाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कमरे में सभा कर लेते हैं। फिर दिल्ली के एक एमपी थे कंवरलाल गुप्ता, उन्होंने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लॉन में कर लेते हैं। फिर तीसरा जब वहां तक आया और देखा कि लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आना चाहते लोग, फिर तय किया गया नहीं, रामलीला मैदान में ही करेंगे, लेकिन आधा रामलीला मैदान कवर करेंगे, आधे को छोड़ देंगे। और मुझे याद है जब वो पब्लिक मीटिंग हुई, रामलीला मैदान तो खचाखच भरा हुआ था। उसके आसपास की जो सड़कें थी, आसफ अली रोड, दरियागंज, पांव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन लोगों को रोकने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूरदर्शन पर उसी वक्त बॉबी फिल्म दिखाई गई थी, ताकि लोग उसको बॉबी फिल्म देखने के चले जाएं और घर पे बैठ के बॉबी देखें और पब्लिक मीट में देखें। वो मैदान पूरा भरा हुआ था, सब लोगों के भाषण हुए। और मैं तो बहुत छोटा था, पीछे खड़ा था। शुरू में मजमा लगाने के लिए मुझे मौका दिया गया था, 1-1.5 घंटे तक बहुत भाषण दिया था। लेकिन बाद में स्टेज के पीछे खड़े होकर मैं देख रहा था पब्लिक का जोश। और मुझे आज भी याद है कि आखिरी भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का था, क्योंकि वो सबसे बड़े बेहतर वक्ता माने जाते थे। और अटल जी जब बोलने के लिए खड़े हुए, उनसे पहले मोरारजी देसाई और बाकी लोग बोल चुके थे। अटल जी जब खड़े हुए तो बहुत देर तक तालियां बजती रही। फिर मुझे याद है अटल जी ने 4 लाइनें सबसे पहले की। उन्होंने कहा कि मुद्दतों के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को हैं बहुत से अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। उसके बाद बहुत देर तक तालियां बजती रही। और फिर अटल जी ने जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा को चलाता है, जैसे मेस्मराइज करता है पूरे पब्लिक को, ऐसा उनका भाषण था। और मुझे याद है उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में जिन लोगों के
भाई जेल में हैं वो बाहर आ जाएंगे, बहनों की कलाई पर राखी बांधने वाला कोई आ जाएगा, जिनकी नौकरियां चलेगी उनको नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन जिनकी नसबंदी हो गई उनकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो उसमें ह्यूमर भी था, दर्द भी था, और वो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक भाषण था उनका, अभी भी मुझे याद है।